गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 19 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। सारी हम एक एक करके जानेंगे। 19 अक्टूबर सन 1900 को जर्मन वैज्ञानिक मार्क्स प्लांक ने प्लांक का नियम का प्रतिपादन किया था। इसे ब्लैक बॉडी एमिशन का नियम भी कहा जाता है। ये क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा कि प्लांक का नियम क्या होता है। आगे बात करते हैं। 19 अक्टूबर के दिन सन 1910 में खगोल शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी का जन्म हुआ था। तो ये नोबेल प्राइज विनर थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भारत में जन्मे। इनकी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। सन 1920 में आध्यात्मिक गुरु और फिलासफर पांडुरंग शास्त्री अठावले जी का जन्म हुआ था। सन 1987 में न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में बिकवाली की भारी दबाव के बीच शेयरों की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई थी और इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों में हुआ था। सन 1987 में बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई थी, मतलब शेयर जो थे बहुत ज़्यादा बिके थे। इसी दिन 19 अक्टूबर के दिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ था शेयर मार्केट में, न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, कल हमारा संडे था, संडे को हमारी रेगुलर क्लास नहीं होती, तो संडे के भी दिन क्या हुआ था ये सारी चीज़ हम देख लेते हैं। तो 18 तारीख को 18 अक्टूबर को क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी देखेंगे। 18 अक्टूबर सन 1386 में आज ही के दिन जर्मन के सबसे पुराने विश्वविद्यालय हाइडलेबर्ग यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। जर्मनी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हाइडलेबर्ग यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर को। सन 1963 में लॉर्ड होम के कंजर्वेटिव पार्टी में नेतृत्व के लिए चली उठापटक के बाद ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनको चुन लिया गया था। किसको? लॉर्ड होम को। सन 1963 में। सन 1989 में पूर्व जर्मनी के कम्युनिस्ट नेता हैरिक होनेकर को उनके पद से हटा दिया गया था। आज ही के दिन 18 अक्टूबर को पूर्व जर्मनी के कम्युनिस्ट नेता हैरिक होनेकर को उनके पद से हटा दिया गया था। दोस्तों, ये तो हो गया हमारा आज 18 तारीख को। 19 तारीख को आज के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी और कल 18 तारीख को क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। चलिए वापस से आते हैं अपने करंट अफेयर क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको बताना है दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, कौन से मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑप्शन है रोजगार एवं श्रम विभाग, खेल विभाग, अंतरिक्ष विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए इसका आंसर है रोजगार एवं श्रम मंत्रालय या श्रम विभाग। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में मामूली फेरबदल करते हुए श्रम विभाग एवं रोजगार विभाग का प्रभार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को सौंपा गया है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्यों का आवंटन नियम 1993 के नियम 3 में प्रदान की गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री से परामर्श कर श्रम एवं रोजगार मंत्रालयों का प्रभार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को प्रदान किया है। तो यहाँ पर काम की चीज़ हमको क्या मिल गई यहाँ पे कि मनीष सिसोदिया जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है रोजगार एवं श्रम विभाग का। साथ ही साथ में एक चीज़ हमको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। वहाँ पर अभी LG का शासन भी चलता है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वहाँ पर, जैसे हर स्टेट में राज्यपाल होता है, वहाँ पर क्या होता है दिल्ली में, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए वहाँ पे LG होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। चलिए, तो ये हमने देख लिया मनीष सिसोदिया जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है रोजगार एवं श्रम विभाग का। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन है आपके पास मंजू भार्गवी, शोभा नायडू, यामिनी कृष्णमूर्ति या फिर चित्रा विश्वेश्वरन।
चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। पद्मश्री से सम्मानित कुचिपुड़ी नृत्यांगना, फेमस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का वह 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चलिए आपको उनका नाम बताना है, वो कौन है पद्मश्री से सम्मानित। चलिए इसका आंसर है शोभा नायडू। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया। नायडू की प्रमुख उपलब्धियों में प्रिय नारायण, कल्याण श्रीनिवास और अन्य बैले नृत्य नर्तिकाओं की कोरियोग्राफी और उनमें नृत्य तथा अभिनय करना है। इनमें नायडू के सत्यभामा, देवकी, पद्मावती, मोहिनी, साईं बाबा और देवी पार्वती की प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने प्रस्तुति की सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रशंसा हुई थी। इनकी प्रस्तुतियों की जो प्रशंसा है विदेशों में भी हुई थी। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में अपनी प्रस्तुतियां भी दी हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत और विदेशों के तमाम छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया है। उन्हें पद्मश्री के अलावा आंध्र प्रदेश सरकार और विभिन्न प्रतिष्ठानों संगठनों द्वारा भी सम्मानित किया गया है। तो हमको यहाँ पे एक काम की चीज़ और क्या मिल गई कि पद्मश्री से ये सम्मानित तो है ही, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा और कुछ एनजीओस के द्वारा भी इनको बहुत से सम्मान दिए गए हैं। इन्होंने देश विदेशों में कई छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया और साथ ही साथ में इनके बहुत से प्रमुख नाटक जो थे, जो इनके नृत्य थे वो फेमस भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 फरवरी, 12 मार्च, 15 अक्टूबर या फिर 20 जुलाई। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपको इसका आंसर देना है, क्या है? चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अक्टूबर या फिर 20 जुलाई। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 15 अक्टूबर। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन लोगों में हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले हाथ धोना बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीयों के लिए एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हाथ धोने से ही खाना खाने की संस्कृति है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 अक्टूबर का दिन विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में तय किया है। तो यहाँ पर 15 अक्टूबर के दिन विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, या फिर उसको हम बोल सकते हैं विश्व हाथ धुलाई दिवस, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाने की यहाँ पे बात करी गई। किसने की थी? यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 15 अक्टूबर के दिन ये दिन सुनिश्चित किया है। और भारतीयों के लिए विशेष रूप से इसलिए क्योंकि हमारे भारत में कल्चर है कि हम हाथ धोकर ही खाना खाते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति में है। चलिए आगे बात करेंगे, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL ने हाल ही में कहा कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? चलिए आपको बताना है, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL ने हाल ही में जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ऑप्शन आपके पास पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर गुजरात। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है जिंक संयंत्र लगाने के लिए? चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या रहेगा? चलिए इसका आंसर रहने वाला है गुजरात। गुजरात सरकार ने वेदांता समूह के साथ राज्य में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया। यह वेदांता समूह का राज्य में पहला निवेश होगा। यह समझौता मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वेदांता समूह के साथ किया है। हिंदुस्तान जिंक इस समझौते के तहत 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से तापी के दोसवाड़ा में जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने की बात करेगा, स्थापित करेगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता समूह की एक सहायक कंपनी भी है। तो यहाँ पर काम की चीज़ हमको क्या मिल गई कि भाई गुजरात में जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने की बात यहाँ पे की गई है। 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी वेदांता समूह की जो कंपनी है जिंक लिमिटेड, और साथ ही साथ में इसका जो समझौता है किसने किया? विजय रूपाणी ने किया है यहाँ पे वेदांता समूह के साथ में। चलिए आगे बात करेंगे।
मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया, उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? ऑप्शन है आपके पास चांदनी, गांधी, लगान या फिर स्वदेश। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या रहने वाला है? किस फिल्म के लिए भानु अथैया जी को ऑस्कर मिला था? कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं ये, बहुत फेमस थे। हाल ही में इन्हीं का निधन हुआ है। आपको बताना है किस फिल्म के लिए इनको ऑस्कर प्राइज मिला था। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है गांधी। मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया, वह ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी। भानु अथैया ने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। भानु अथैया ने आमिर खान की लगान और श्रीदेवी की चांदनी फिल्म के लिए भी अपने हुनर को दिखाया है। उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी, जिसमें गुरुदत्त, यश चोपड़ा, बी आर चोपड़ा, राज कपूर, विजय आनंद, राज खोसला, आशुतोष गोवारिकर, कोनार्ड रुक्स और रिचर्ड एटनबरो जैसे नाम भी शामिल हैं। तो उन्होंने बहुत फेमस फेमस जो प्रोड्यूसर्स थे उनकी फिल्मों में काम किया, उनकी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए हैं। तो यहाँ पर इनको गांधी फिल्म के लिए, गांधी फिल्म जो थी रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी, इसमें ने जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था इसके लिए इनको ऑस्कर प्राइज़ मिला था। शाहरुख खान की स्वदेश भानु अथैया की आखिरी फिल्म थी जिसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन उन्होंने ही किया था। चलिए, तो यहाँ पे हमको एक और काम की चीज़ क्या मिल गई कि भानु अथैया जी की लास्ट मूवी कौन सी थी जिसमें उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था? लगान। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? ऑप्शन है आपके पास 3 साल, 4 साल, 2 साल या फिर 5 साल। भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? आपको इसका आंसर बताना है कौन है, कितने साल के लिए चुन लिया गया है। चलिए इसका आंसर है 2 साल। भारत को 2 साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आयोजित वर्चुअल बैठक में 34 देशों ने इसका फैसला किया। बैठक में गठबंधन के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 नए उपाध्यक्षों का भी चयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन ने सतत जलवायु कार्यवाही गठबंधन के माध्यम से अपने सचिवालय की पहल के लिए भी मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे बताइए। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? ऑप्शन है आपके पास 12 लाख डॉलर, 18 लाख डॉलर, 20 लाख डॉलर या फिर 10 लाख डॉलर। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कोष में कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 12 लाख डॉलर, 18 लाख डॉलर, 20 लाख डॉलर या फिर 10 लाख डॉलर। चलिए इसका आंसर है 10 लाख डॉलर। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 10 लाख डॉलर का योगदान किया है। इस राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत, सामाजिक कार्यों सहित एजेंसियों के कई कार्यक्रमों और सेवाओं को जारी रखने में भी मदद मिलेगी। भारत फिलिस्तीनी शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सेवाएं और आवश्यक मानवीय सहायता देने में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी गतिविधियों का समर्थन करता रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे, हाल ही में किस देश ने आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है? चलिए आपको बताना है किस देश ने आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, भारत या फिर रूस। चलिए इसका आंसर है भारत। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 58वां स्थान दिया गया है। न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है, दूसरे स्थान पर जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट किस
कंट्री का होता है, तो यहाँ पर हमको आंसर मिला है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा वीआईपी होता है, सबसे ज़्यादा इसको ताकतवर माना जाता है ये जो आर्ट एंड कैपिटल इंडेक्स के अनुसार, और इसमें भारत का जो स्थान है 58वां स्थान है। चलिए आगे बात करेंगे, किस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया है। चलिए आपको बताना है जॉन रिचर्ड रीड किस देश से संबंध रखते थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ऑप्शन है आपके पास न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका। जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस देश से संबंध रखते थे। चलिए इसका आंसर देते हैं, इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया। वह वर्तमान के न्यूजीलैंड के सबसे वृद्ध टेस्ट प्लेयर भी थे। वह न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में लीड करने वाले पहले क्रिकेटर थे। जॉन रिचर्ड रीड ने 58 टेस्ट मैचों में 33.28 के औसत के साथ में 3,428 रन बनाए, जिसमें 16 साल से अधिक समय के कैरियर में 22 अर्धशतक और 6 शतक शामिल है। उनका पहला टेस्ट शतक 135 के स्कोर पर 1954 में कैपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है। ऑप्शन है आपके पास पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए, उनके फायदे के लिए, उनके बढ़ोतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड का स्थापना करने की बात करी है। कौन सा ऐसा राज्य आपको बताना है। चलिए इसका आंसर है केरल। केरल सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है, जिसका नाम केरल कृषक क्षमानिधि बोर्ड होगा। मंत्रालय ने डॉक्टर पी राजेंद्रन को केरल किसान कल्याण बोर्ड के पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने का फैसला लिया है। तो यहाँ पे हमको एक और काम की चीज़ क्या मिल गई कि भाई किसान कल्याण बोर्ड जो बना है इसका नाम क्या है, केरल कृषक क्षमानिधि बोर्ड। ये बोर्ड यहाँ पे बनाया गया है। इसके पहले अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, डॉक्टर पी राजेंद्रन, इनको पहला अध्यक्ष। हमारे लिए एक और काम की चीज क्या मिल गई कि इस बोर्ड का पहला अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर पी राजेंद्रन। केरल कृषक क्षमानिधि के अधिनियम के तहत बागवानी, औषधि गुणों वाले पौधों की खेती, नर्सरी प्रबंधन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी एवं खरगोश पालन, कृषि के इस्तेमाल करने वाली भूमि प्रबंधन से जुड़े मामलों को यह बोर्ड देखेगा। तो यहाँ पे ये जो बोर्ड है किस किस चीज को देखने वाला है, औषधि वाले जो पौधे होते हैं उनकी देखभाल करना, बागवानी करना, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी, खरगोश, कृषि से संबंधित होने वाले सारे भूमि प्रबंधन को जुड़े हुए जितने भी मामले थे ये सारे कौन देखेगा यहाँ पे, यह बोर्ड देखेगा जिसका नाम है केरल कृषक क्षमानिधि बोर्ड। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो भाई हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स के हमने क्विज देख लिए। अब हम आ जाते हैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही हम क्विज बनाएंगे। फिलिस्तीनी शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के लिए भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग दिया। तो ये इसी का हमने अभी पढ़ा था, क्या क्वेश्चन पढ़ा था। अब इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने 14 अक्टूबर 2020 को 20 के निकट पूर्व फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 1 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है। भारत सरकार ने फिलिस्तीन में अपने प्रतिनिधि सुनील कुमार के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को यह चेक दिया। UNRWA निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी ने भारत का समय पर मदद करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों को भारत की मदद मुख्यतः क्या रहेंगी, इसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। UNRWA में संयुक्त संचार निदेशक सामी मशाशा ने स्वीकार किया कि दशकों से भारत फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लगातार समर्थन कर रहा है और ऐसे समय में भारत द्वारा सहयोग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। 23 जून सन 2020 को UNRWA के लिए एक असाधारण मंत्री स्तरीय प्रतिज्ञा सम्मेलन के दौरान, जिससे वस्तुतः
वी मुरलीधरन ने आयोजित किया था। विदेश राज्य मंत्री ने यह घोषणा की कि भारत अगले 2 वर्षों में यूएनआरडब्ल्यूए को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भी करेगा। तो यहाँ पर एक और हमको काम की चीज़ क्या मिल गई है कि भारत यहाँ डिसीजन डिसाइड करा है, घोषणा की है यहाँ पे कि हम आने वाले समय में 2 साल तक 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग देंगे। यहाँ पे बात करी गई है। अभी हमने 1 मिलियन डॉलर का यहाँ पे सहयोग दे दिया है। चलिए आगे बात करेंगे। ये जो है यूएनडब्ल्यूआर है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसे सन 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। इस एजेंसी के लगभग 5.6 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना आवश्यक कार्य है, जो कि इस एजेंसी के संचालन के 5 क्षेत्रों में यूएनआरडब्ल्यू के साथ पंजीकृत भी है। यूएनआरडब्ल्यू एक मिशन लेबनान, इसका जो मिशन है वो लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करता है, जिसमें गाजा पट्टी और पूर्व यरूशलेम शामिल हैं, ताकि वे लोग अपनी पूर्ण मानव विकास क्षमता को हासिल कर सकें। यूएनआरडब्ल्यू की सेवाओं में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, शिविर के बुनियादी ढांचे, राहत, सामाजिक सेवाएं और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए सुरक्षा, सुधार और माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था करना शामिल है। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था प्लांक के नियम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्लांक के नियम के बारे में बताऊंगा। तो हम पढ़ते हैं कि प्लांक का जो नियम जो था, मैक्स प्लांक ने दिया था 19 अक्टूबर के दिन। तो देख लेते हैं मैक्स प्लांक के बारे में क्या क्या। चलिए, तो प्लांक का नियम क्या है? प्लांक नियम निश्चित ताप पर तापी साम्य में कृषिका कणिका उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को वर्णित करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध हिंदी लिखा है, तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पे कृष्णिका द्वारा, कृष्णिका मतलब अंधेरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि निश्चित तापमान पर एक निश्चित साम्य में एक निश्चित कण के द्वारा जो उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय होंगी उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका नामकरण वस्तुतः मैक्स प्लांक के सम्मान में किया गया। उन्होंने सन 1900 में प्रस्तावित किया था। ये आधुनिक भौतिकी और क्वांटम सिद्धांत के संबंध एक अग्रणी परिणाम भी है। प्लांक के अनुसार विकिरण का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत न होकर निश्चित ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी एनर्जी जो है, जो विकिरण जो है, जो लाइट जो दिखती है, उत्सर्जित होती है, तो ये बोल रहा है कि या तो उस लाइट का उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा, तो ये लगातार नहीं होता है। ये क्या होता है? कुछ जो बंडलों में होता है, ये जो ऊर्जा होती है, ये कुछ बंडल्स के तौर पे इसका लगातार अवशोषण होता है या फिर उत्सर्जन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। प्रत्येक फोटोन में निश्चित संवेग होता है, मतलब एक निश्चित यहाँ पे मोमेंटम होता है, जिसका मान जो है विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब यहाँ पे हो गया क्या? स्पीड इनटू मास, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है और उसका मास है उसके ऊपर बात करी जाती है कि इसका जो मोमेंटम हुआ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसकी आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी कितने बार फ्रीक्वेंसी इसकी हो रही है, उसके हिसाब से स्पीड इसकी बढ़ेगी। यदि विकिरण की आवृत्ति v है और प्रत्येक फोटोन से संबंधित ऊर्जा जो है वो क्या होगी? E इक्वल एच वी होगी, तथा संवेग जो होगा P इक्वल एच वी अपॉन सी होने वाला है। तो यहाँ पे h का मतलब क्या है? इसको प्लांक नियतांक बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है? 6.6 इंटू 10⁻⁻23 जूल सेकेंड होती है, जो कि प्रकाश की चाल से 3 पॉइंट इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यह विकिरण में ऊर्जा के वितरण की व्याख्या करने में सफल हुआ था। तो यहाँ पर जो है ऊर्जा का जो वितरण होता है, विकिरण मतलब क्या? लाइट का जो एमिशन होता है, लाइट एमिट होती है, उसमें कितनी ऊर्जा कितनी एनर्जी बाहर निकली या अवशोषित हुई, इसकी व्याख्या इन्होंने की थी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक छोटे तौर पे बताने की कोशिश की प्लांक का नियम क्या है। हालांकि ये बहुत एक ब्रॉड टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च भी करना पड़ सकता है। अगर आप पढ़ेंगे लगातार तो ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक जनरल नॉलेज बताया कि प्लांक का नियम क्या है। ये अगर आप स्टैंडर्ड फिजिक्स में रहते हैं या क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के बारे में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कौन है? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था नोबेल प्राइज विनर थे ये, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1910 को, मृत्यु हुई थी 21 अगस्त 1995 में। उपलब्धियां क्या थी? चंद्रशेखर लिमिट की खोज की थी उन्होंने,
और 1983 में भौतिक के नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। इस रिसर्च के मुताबिक सफ़ेद बौने तारे मतलब वाइट स्टार्स जिसको बोला, जिसको वाइट ड्वार्फ स्टार्स कहा जाता है, वो एक निश्चित द्रव्यमान यानी डेफिनेट मास हासिल करने के बाद अपने भार में वृद्धि नहीं कर पाते। मतलब उनका एक फिक्स मास अगर हो जाता है तो वो आगे बड़े नहीं होंगे। यही वजह है कि वो अंत में ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। उनकी रिसर्च में कहा गया था कि जिन तारों का डेफिनेट मास आज सूर्य से 1.4 गुना अधिक होगा, वे तारे आखिर में सिकुड़कर बहुत भारी हो जाएंगे। इस तरह वे अपने अंत तक पहुंच जाते हैं। इनकी इस रिसर्च को पहले ऑक्सफोर्ड के सर आर्थर एडिंगटन ने खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, उनके इस रिसर्च पेपर पर चंद्रशेखर का मजाक भी बनाया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने रिसर्च की पुष्टि के लिए वे लगातार शोध करते रहे। उनके इस शोध के बल पर ही उनको जब बल मिला जब उनने 1983 में उनके सिद्धांतों को मान्यता मिली और उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1983 में। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया आज का करंट अफेयर्स। कुछ आर्टिकल्स हमने देख लिए यहाँ पे। मशहूर वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में हमने जान लिया और साथ ही साथ में मैक्स प्लैंक के नियम के बारे में हमने जान लिया। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।